स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस इंस्टीट्यूट। हमने पिछले लेक्चर में रुद्धोष्म प्रक्रम में अवस्था परिवर्तन निकाला था कि रुद्धोष्म प्रक्रम में अवस्था परिवर्तन किस प्रकार से होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस में स्टेट का चेंज कैसे होता है। मतलब हमें वन स्टेट से सेकंड पर जाना हो तो हमें किन किन क्वांटिटीज को चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। तो हमने देख लिया था कि प्रेशर वॉल्यूम पर, अगर हम प्रेशर वॉल्यूम की बात करते हैं तो भी दोनों कांस्टेंट, तो वॉल्यूम टेम्परेचर की बात करते हैं मतलब प्रेशर, अगर वॉल्यूम की बात करते हैं, दाब आयतन की बात करते हैं तो ये भी कांस्टेंट होंगे। अगर हम वॉल्यूम टेम्परेचर की बात करते हैं, आयतन ताप की बात करते हैं तो ये भी कांस्टेंट रहेंगे। अगर हम प्रेशर और टेम्परेचर की बात करते हैं तो ये भी क्या चलेंगे, कांस्टेंट चलेंगे। मतलब एक से दूसरी पर जाओ, सेकंड से फोर्थ पर जाओ, फोर्थ से फाइव पर जाओ, आपको इन क्वांटिटीज में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं मिलेगा। कब तक? जब तक आपका प्रोसेस कैसा रहेगा, एडियाबैटिक रहेगा, रुद्धोष्म रहेगा। रुद्धोष्म प्रक्रम की कंडीशन होती है कि उसकी जो डीक्यू है, मतलब चेंज इन हीट है, वो ऑलवेज कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। आज हम करेंगे रुद्धोष्म उत्क्रमणीय प्रक्रम में निकाला गया कार्य, मतलब किया गया कार्य। रुद्धोष्म उत्क्रमणीय प्रक्रम में किया गया कार्य, वर्क डन इन एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक, तो दो कंडीशन लगा रखी मैंने। कौन कौन सी? प्रोसेस एडियाबैटिक है, साथ में कैसा है, रिवर्सिबल है, उत्क्रमणीय है। एडियाबैटिक की क्या कंडीशन होती है ये तो सब जानते हो, और उत्क्रमणीय की क्या कंडीशन होती है ये भी सब जानते हो। एडियाबैटिक में मैंने बता दिया, रुद्धोष्म में बता दिया कि ड्यू ऑलवेज 0, और उत्क्रमणीय की जहां जहां बात होती है वहां पर अज्यूम किया जाता है, माना जाता है व्हाट कि उसका जो प्रेशर है वो कभी भी कांस्टेंट नहीं है। जितने भी रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं, उत्क्रमणीय प्रक्रम होते हैं, उनमें प्रेशर कांस्टेंट नहीं होता, प्रेशर वेरी करता रहता है, रेगुलर वेरी करता रहता है। तो ये दो चीजें हमें ध्यान में होनी चाहिए। ठीक, ये सब मैं आप लोगों को बहुत क्लियरली और अच्छे तरीके से बता चुका हूं। वर्क डन निकालना है तो वर्क डन का तो एक ही फॉर्मूला हमारे पास, कौन सा, समेशन पीडीवी। बोलो कहां से कहां, V1 से V2 तक, और आगे क्या आता है, माइनस। अरे ऐसा ही था क्या जब मैंने वर्क डन पढ़ाया था आप लोगों को, अलग अलग तरह के वर्क डन पढ़ाए थे, याद है? 3-4 कंडीशन कराई थी मैंने, वैक्यूम वाली, निर्वात वाली, उत्क्रमणीय वाली, अनुक्रमणीय वाली, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, बहुत सारी कंडीशन कराई थी। और अलग अलग तरह की कंडीशन में हमने वर्क डन को निकालना सीखा था। तो उसका जो बेसिक फॉर्मूला आया था वो कितना आया था, W is equal to minus summation of V1 to V2 PdV, इतना आया था। अब now we know that for adiabatic process what we know that, क्या जानते हैं हम, P V की पावर गामा इज इक्वल टू क्या होता है, K। यहां से P की वैल्यू निकालोगे, P बराबर K। इसको नीचे की तरफ लेकर जाएंगे तो अपॉन में आएगा, ऊपर की तरफ लेकर के हमें तो V की पावर माइनस गामा। इतनी मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए भाई। इसको नीचे लेके गया अपॉन में, इसको ऊपर लेकर जाऊंगा तो पावर पॉजिटिव से क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। वैल्यू पुट कर दो कहां पर, इक्वेशन नंबर 1 में, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 समीकरण 1 से। बोलो क्या होगा, W is equal to minus V1 to V2, ये K, V की पावर माइनस गामा, और ये dV। अब ये K क्या होता है, you know what, ये क्या होता है, कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट।
हमने कब देखा था इसे? कल। ओके, तो इसको बाहर लेकर आओ, ये हो जाएगा v1 टू v2, ये हो जाएगा v माइनस गामा और ये dv। अब इसका इंटीग्रेशन तो सबको पता है, एवरीवन नोज। ये सॉरी इंटीग्रेशन कर दो डायरेक्ट इसका। देखो भाई कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन। ऐसे कर सकते हैं, फॉर्मूला लिखो क्या, ये देखो समेशन x की पावर n और ये dx कैसे होता है, n आता है आगे और उसके बाद में होता क्या है भाई, सॉरी x की पावर n प्लस 1 और नीचे की तरफ क्या चलता है n प्लस 1। यहां पर जितनी भी पावर है उसमें 1 प्लस करना है और नीचे की तरफ भी सीधा क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। ये फॉर्मूला होता है, लिख लेना साइड में कहीं पे। तो यहां पे वही लगा दो या x की पावर n, तो ये v गामा प्लस 1, नीचे की तरफ भी क्या करेंगे माइनस गामा प्लस 1। बोलो होगा कि नहीं होगा, लिमिट कहां से कहां, v1 टू v2। ठीक, अब ये तो क्या है कांस्टेंट है, तो बाहर निकाल लो इसको। इसका अंदर क्या काम है, कुछ काम नहीं है इसका अंदर, ठीक है ना। ये माइनस के और ये हो जाएगा 1 माइनस गामा, 1 को आगे कर दिया, गामा को पीछे कर दिया। ठीक, लिमिट अप्लाई कर दो अपर माइनस लोअर, तो ये v2 माइनस गामा प्लस 1 और ये माइनस v1 माइनस गामा प्लस 1। ठीक, ये फॉर्मूला लिख लिया हो आप लोग, इसको मैं रब कर रहा हूं। आगे इसको सोल्व करते हैं भाई। इस k को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दिया अंदर k को, ठीक है ना, और इस माइनस को नीचे मल्टीप्लाई कर दो। देखो दो काम साथ में कर रहे हैं, इस k को अंदर मल्टीप्लाई किया और इस माइनस को इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो होगा क्या माइनस खत्म, क्या आएगा भाई, ये देखो ये तो हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, तो यहाँ क्या आएगा गामा माइनस 1। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, ये के अंदर गया, ये माइनस को मल्टीप्लाई किया, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अंदर गया तो ये के हो गया। अब यहाँ भी क्या आएगा और यहाँ भी क्या आएगा, चलो एक बार में कर देता हूँ वरना किसी को समझ में नहीं आएगा। ये माइनस गामा प्लस 1 और ये माइनस v1 माइनस गामा प्लस 1, इतना तो सबको क्लियर होगा। सिंपल किया, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, अंदर मल्टीप्लाई किया। अब देखो थोड़ा काम मैं और कर रहा हूं, इसको मैंने सेम टू सेम रखा, ठीक। अब यहां पर मैंने क्या किया, ये के इसको मैंने ब्रेक डाउन कर दिया। कैसे कैसे, जब किसी की पावर में 2 प्लस चीजें होती है उनको तोड़ दिया मैंने। कैसे कैसे, एक बार मैंने माइनस गामा कर दिया मल्टीप्लाई इनटू था, और एक बार इसको मैंने अलग कर दिया तो अब यहां पर मैं पावर 1 कर दूं, दोनों का बेस सेम है तो इनकी जो पावर से जुड़ जाएगी धाते जुड़ेगी, तो माइनस गामा प्लस 1, तो ऊपर वाला आंसर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। मतलब हमने बिल्कुल सही किया। ऐसे करके कभी कंफ्यूजन हो जाए ना आपको, तो ऐसा करके क्या कर लिया करो, चेक कर लिया करो क्या हम सही कर रहे हैं क्या। तो माइनस, अब जैसा इसके साथ किया वैसा ही सेम टू सेम इसको मैंने ब्रेक डाउन कर दिया, किसमें, इसमें और इसमें। बोलो हो गया कि नहीं हो गया। नाउ वी नो दैट p v की पावर गामा, सॉरी यहां से देखो p v की पावर गामा कांस्टेंट, तो p बराबर क्या हो जाएगा, सीधा ये लिख देता हूं मैं। देखो यहां से p ये k और ये क्या हो जाएगा माइनस गामा। अब यहां 2 करूंगा तो ये 2 हो जाएगा, 1 करूंगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। तो इसको हटाकर एक बार p2 और इसको हटाकर एक बार क्या कर दूंगा मैं p1 कर दूंगा। तो कर दो भाई, दिस इंप्लाइज ये w इज इक्वल टू 1 अपॉन गामा माइनस 1 और ये हो जाएगा p2 और ये v2, ये p2 और ये v2। यहां भी क्या आ जाएगा 1 है तो p1 आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा p1 हो जाएगा। ये p2 v2 माइनस p1 v1 हो जाएगा। नाउ वी नो दैट फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस समीकरण से pv बराबर क्या होती है nRT। बोलो ये 1 1 तो ये इधर की तरफ क्या हो जाएगा nRT1 और यहाँ 2 2 इधर की तरफ क्या हो जाएगा nRT2।
ठीक है ना। अब देखो R तो कांस्टेंट होता ही है, सभी को पता है कि R कांस्टेंट होता है और N भी कांस्टेंट होगा। कैसे कांस्टेंट होगा, एक बार मैंने इस रूम में कोई भी गैस भर दिया, किसी भी कंटेनर में कोई भी गैस भर दी मैंने, और 3 मोल भरी हो, 4 मोल भरी हो, 5 मोल, एनीथिंग कुछ भी भरी हो, वो क्या चेंज हो जाएगी क्या? ऐसा तो नहीं है कि हमें एक्सपेरिमेंट करते 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 वो 3 से घटकर क्या हो जाए 2 हो जाए, नहीं होगा। गैस कांस्टेंट रहेगी, जितने मोल आप उसमें गैस फिल करोगे उतने मोल गैस बनी रहेगी, मतलब आपको कांस्टेंट था ही सही। यहां से एंड में क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। जब इधर दोनों क्वांटिटी चेंज होगी तो चेंज किस में आएगा, T1 में आएगा, तो P1 V1 T1, P2 V2 T2 हो जाएगा। तो एक बार यहां पर देंगे, एक बार यहां कर देंगे, बोलो होगा कि नहीं होगा। चलो भाई करते हैं, आगे बढ़ते हैं। This implies W is equal to ये 1 अपॉन गामा माइनस 1 और ये क्या हो जाएगा NR T2, इधर की तरफ NR T1, बोलो हो गया। जो कॉमन आ रहा है उसको बाहर निकालो, देखो NR बाहर निकालो, ये NR अपॉन गामा माइनस 1 और ये हो जाएगा T2 माइनस T1। Now we know that what gamma is equal to Cp upon Cv, बोलो होता है नहीं होता, होता है, वैल्यू पुट करो, W is equal to NR, ये हो जाएगा Cp upon Cv माइनस 1, ये हो जाएगा T2 माइनस T1, ठीक है ना। अब देखो हम इतना और जानते हैं, R इज इक्वल टू क्या होता है Cp माइनस Cv, बोलो होता है कि नहीं होता। अरे हमने रिलेशन निकाला था, 2 टाइप से निकाला था, वैल्यू पुट कर दो, ये हो जाएगा W एंड R, ये हो जाएगा Cp माइनस Cv, हो गया। इसका एलसीएम ले लिया मैंने, देखो एलसीएम लूंगा तो Cv आएगा, इधर मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा Cv से, तो नीचे की तरफ क्या बना, ये हो जाएगा Cp माइनस Cv, बोलो बना कि नहीं बना, बना ना। और देखो जो Cv बचेगा वो कहां की तरफ चलेगा, नीचे अपॉन में चलेगा, ये Cp माइनस Cv नीचे कहां गया, अपॉन में आ गया, और इधर की तरफ क्या है T2 माइनस T1, बोलो है कि नहीं है? आगे बढ़ो, ये देखो Cp से Cp माइनस Cv से Cp माइनस Cv, ये दोनों ब्रैकेट कैंसिल, इसको आगे सॉल्व करोगे तो ये डिवाइड है ना, तो घूमकर कहां जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, NCV क्या हो जाएगा T2 माइनस T1। अरे बोलो वर्क डन का फॉर्मूला आगे नहीं आ गया, वर्क डन का फॉर्मूला आ गया कि नहीं आ गया। इक्वेशन नंबर 2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बोलो वर्क डन आ गया। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई, आ गया ना वर्क डन का फॉर्मूला। अब यहां से क्या हम जानते हैं, dq इज इक्वल टू क्या होता है de माइनस dw होता है ना, तो ये देखो रुद्धोष्म है ना, एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो dq तो कितना हो जाएगा 0, तो यहां से सोल्व करके निकालेंगे 0, तो जो फाइनल निकलेगा वो de इज इक्वल टू क्या निकलेगा dw निकलेगा। तो हमें de यहां से तो dw आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा यहां से। तो अगर हमें DE चाहिए तो क्या हो जाएगा, आप देखो ये भी किसको बता रहा है, W भी वर्क डन को बता रहा है, किए गए कार्य को बता रहा है, और ये भी किसको बताएगा, वर्क डन को, मतलब किए गए कार्य को बताएगा। तो दोनों बराबर होंगे, जैसे एक बार क्या था मैंने एंथैल्पी में लिया है, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो, ये हो जाएगा NCV, ये वाली कर दो या ये वाली कर दो, कुछ भी कर दो, T2 माइनस T1, बोलो ऊपर वाले फॉर्मूले से तो वर्क डन मिल जाएगा आपको, और इस फॉर्मूले से क्या मिल जाएगा DE मिल जाएगा। ऐसे के ऐसे सिमिलरली इसी प्रकार हम DH जैसे DE किया, ऐसे क्या कर सकते हैं DH कर सकते हैं। अब हमने दिमाग लगाया कि भाई जब E था मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम था, स्थिर आयतन था, तो कौन सी विशिष्ट ऊष्मा आई, Cv वाली, स्थिर आयतन वाली। जब हम DH करेंगे तो ये Cv बदल कर क्या हो जाएगी, ये अभी कांस्टेंट वॉल्यूम वाली है,
तो यहाँ H का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर, निश्चित आयतन। सॉरी, ये तो किस पर होती है, निश्चित आयतन पर, और ये H कब निकलती है, कांस्टेंट प्रेशर पर, निश्चित दाब पर निकलती है। तो यहाँ क्या होगा, ये Cv ना आकर क्या हो जाएगा, Cp हो जाएगा, और नीचे की तरफ तो वही T2 माइनस T1। बोलो कर दिया कि नहीं कर दिया, सब हमारे दिमाग का खेल है। यहाँ डी में हमें सीबी ने दे रहा है, तो मैं फटाफट दिमाग लगाया, जब ई में सीबी है तो एच में क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। बोलो वर्क डन यहाँ से आ जाएगा, किया गया कार्य निकालना हो तो यहाँ से, डीई निकालना हो तो यहाँ से, और डीएच निकालना हो तो यहाँ से। वर्क डन कैसा है एक बार और देख लो भाई, ये हमने बेसिक फॉर्मूला लगाया था, ये कंडीशन हमने कल निकाली थी, घुमा के हमने पी का मान निकाला, वैल्यू पुट की, कांस्टेंट को बाहर लेकर आए, डिफरेंट सॉरी इंटीग्रेशन किया, ऐसे होगा, लिमिट्स पुट कर दी, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, फिर हमने थोड़ा दिमाग लगाया और इनको अलग अलग कर दिया, तो पाया आ रही तो P बनेगा, तो P2 कर दिया, फिर हमें किसकी याद आई, आइडियल गैस इक्वेशन की, आदर्श गैस समीकरण की, लगाए, कॉमन बाहर निकाला, फिर हमें गामा की वैल्यू रखी, ऊपर R की वैल्यू रखो, एलसीएम लिया तो पाया कि ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल, और घूम कर क्या बना, हमारे पास W का फॉर्मूला आ गया, जिसको कुछ इस तरह से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, अरे समझ में आया कि नहीं आ गया ना, तो भी फटाफट से कर लो भाई, फटाफट से कर लो, जल्दी कर लो, पूरा कर लो, यहां तक कर लो। कर लिया होगा आपने, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस पर भी आपके न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, जिसमें सिंपली वो क्या देगा, आपको सारे वैल्यू दे देगा, T1 T2 सब कुछ दे देगा, आपको CV वगैरह सब कुछ दे देगा, और बोलेगा क्या बोलेगा, एक ही चीज बोलेगा, या तो आपसे W निकालने के लिए बोलेगा, या DE निकालने के लिए बोलेगा, या DH निकालने के लिए वो कहेगा आपसे। तो करते हैं न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल करने के बाद ये यूनिट हमारी खत्म, मतलब इसका एक पार्ट खत्म हो जाएगा, फिर हम इसके दूसरे पार्ट की ओर बढ़ेंगे। ठीक, चलो भाई न्यूमेरिकल लिखो। किसी गैस को किसी गैस को किसी गैस को 27 डिग्री सेल्सियस ताप से 47 डिग्री सेल्सियस 47 डिग्री सेल्सियस ताप तक प्रसारित किया जाता है, प्रसारित किया जाता है, प्रसारित किया जाता है। यदि यदि गैस की यदि गैस की स्थिर आयतन पर विशिष्ट उष्मा यदि गैस की स्थिर आयतन पर विशिष्ट उष्मा विशिष्ट उष्मा 5.73 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स हो तो जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स
हो तो गैस द्वारा रुद्धोष्म उत्क्रमणीय प्रक्रम में किया गया कार्य ज्ञात करो। रुद्धोष्म उत्क्रमणीय प्रक्रम में किया गया कार्य ज्ञात करो। ठीक, आप लोग भी लिख लोगे। any gas is expensed from 27 degrees Celsius to 27 degree Celsius to 47 degree Celsius temperature, 27 degree Celsius to 47 degree Celsius temperature. Degree Celsius temperature. A specific heat at constant volume of gas is 5.73 joule Kelvin inverse mole inverse 5.73 joule Kelvin inverse mole inverse. Then calculate work done by gas in adiabatic reversible process. ठीक, चलो भाई मैं कर देता हूँ। फिर एक दूंगा आपको मस्त कैसे करने के लिए। ये तो सिंपल ही था भाई। देखो आपको सिंपल वैल्यूज गिवन थी। T1 गिवन है, कितना गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस। इसको कन्वर्ट किस में करना है भाई? केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो कितना हो जाएगा 300 केल्विन। T2 गिवन है, कितना गिवन है 47। इसको कन्वर्ट करोगे आप तो यहां से कितना हो जाएगा 320 केल्विन टेम्परेचर हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? सी एट कांस्टेंट वॉल्यूम बोला है ना, तो कौन सी स्पेसिफिक हीट होगी, कौन सी विशिष्ट ऊष्मा होगी स्थिर आयतन पर? कितनी है 5.73 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक, और कुछ चाहिए क्या? कुछ नहीं चाहिए। क्या पूछा आपसे? वर्क डन पूछा। W इज इक्वल टू क्या होता है NCV T2 माइनस T1। नंबर ऑफ मोल गिवन नहीं किया तो ऑलवेज कितना मानकर चलोगे आप? N इज इक्वल टू 1 मानकर चलोगे भाई। ठीक, तो हटाए दो इसको, 1 का कोई मतलब ही नहीं होता। तो यहां से कितना आ जाएगा 5.73 और ये 320 माइनस इतना। सॉल्व कर दोगे इसको तो आपको आंसर मिल जाएगा। ये कितना आएगा 20। इसको भी सॉल्व कर देते सिंपली, मैं कर देता हूं। 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 6, इससे 4, इससे कितना आ जाएगा 10 और ये 11 हो जाएगा भाई। और ये इतना हो जाएगा। बोलो आंसर आ गया कि नहीं आ गया? अब ये आंसर कहां में आएगा? ये आंसर कहां में आएगा भाई? देखो ये तो इतनी थी, इतना हो गया, तो ये जूल में आएगा आंसर। लेकिन जूल के साथ ही देखो ये तो था जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, उसके बाद ये हो गया इतना, तो ये जो वर्क आएगा ये मोल इनवर्स में आएगा। प्रति मोल गैस के द्वारा जो कार्य किया जाएगा, मतलब ये चीज क्या बता रहा है? तो देखो ये जूल ही है, तो जूल ही है, लेकिन बता क्या रहा है कि 1 मोल गैस के द्वारा इतना कार्य किया गया है। ठीक है ना? या फिर ऐसा कर दो कि यहाँ पर हमने क्या रखा था 1 मोल रखा था, मोल से मोल कैंसिल हो गया तो सीधा क्या हो जाएगा ये जूल में हो जाएगा। किसे भी करो सब कुछ सही है।
बस आपको आना चाहिए, हमें सीखना है, पता होना चाहिए कि जूल का क्या मिलेंगे, जूल पर मोल इनवर्स का क्या मिलेंगे। यहाँ पे एन था ना, तो यहाँ मोल करोगे तो भी उससे कट जाएगा, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका इसमें आ जाएगा। और वैसे करोगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उसका मीनिंग क्या होगा कि पर मोल के द्वारा इतना वर्क डन होगा। ठीक, फटाफट से कॉपी करो भाई, जल्दी करो, जल्दी करो भाई कॉपी, छाप लो भाई फटाफट। हो गया, हो गया होगा मेरे ख्याल से ना। लिखो अगला क्वेश्चन आप लोगों की करके लिए, लिखो। किसी गैस को किसी गैस को किसी गैस को 298 केल्विन ताप से 298 केल्विन ताप से 313 298 केल्विन ताप से 313 केल्विन ताप तक प्रसारित किया जाता है, ताप तक प्रसारित किया जाता है। यदि गैस की स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा, गैस की स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा 5.76 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स हो तो गैस द्वारा रुद्धोष्म उत्क्रमणीय प्रक्रम में, गैस द्वारा रुद्धोष्म उत्क्रमणीय परिवर्तन में किया गया कार्य कोमा डी कोमा डी एच ज्ञात करो, डी कोमा डी एच ज्ञात करो। ठीक, आप लोग लिखो भाई। if any gas is expensed from 298 Kelvin temperature to 298 Kelvin temperature to 313 Kelvin temperature, 313 Kelvin temperature. If specific heat at constant volume of gas is 5.76 joule Kelvin inverse mole inverse, then calculate work done by gas in adiabatic reversible process, and also calculate DE, DH. इसी के साथ आपका थर्मोडायनेमिक्स खत्म।
देखो दो यूनिट थी आपके थर्मोडायनेमिक्स में, एक यूनिट नंबर 1 और एक यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 1 में जितनी थर्मोडायनेमिक्स थी सारी खत्म हो गई। अब बची जो थर्मोडायनेमिक्स है वो कहाँ आएगी, यूनिट नंबर 2 में आएगी। अब इसका जो सेकंड पार्ट है आपके इस यूनिट का जो सेकंड पार्ट है वो है हमारा थर्मोकेमिस्ट्री। क्या नाम है भाई उसका, थर्मोकेमिस्ट्री है, मतलब ऊष्मा रसायन। ये हमें पढ़ना है। इसमें पढ़ेंगे क्या, देखो अभी तक हम किसी पार्टिकल की, किसी सिस्टम की, गैसों की आदि की हीट पढ़ रहे थे, उनकी एंथैल्पी पढ़ रहे थे। लेकिन यहाँ पर हमें किसकी एंथैल्पी पढ़नी है, किसी रिएक्शन की एंथैल्पी पढ़नी है, किसी रासायनिक अभिक्रियाओं की एंथैल्पी, उनकी ऊष्माओं, उनकी हीट आदि के बारे में पता लगाना है कि उनसे रिलेटेड कौन कौन सी हीट होती है, उनको किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है, उनका कन्वर्जन किस प्रकार से होता है, एक गिवन हो तो दूसरी किस तरह से आएगी, ये सारी चीजें पढ़नी है। उसके बाद में कुछ हमें इनसे संबंधित लॉज पढ़ने हैं, नियम पढ़ने हैं। ये सारा का सारा मतलब अब जो चलेगी आपकी वो सिर्फ रिएक्शन चलेगी, रिएक्शन की ऊष्माएं चलेंगी, उनकी एंथैल्पीज चलेंगी, उनकी हीट्स चलेंगी। तो वही है इसके अंदर, मतलब रिएक्शन वाला सारा का सारा पार्ट हो जाएगा। नाम ही है ऊष्मा रसायन। मतलब रसायन में, केमिस्ट्री में ऊष्मा कहाँ कहाँ है, मतलब केमिस्ट्री का मतलब केमिकल रिएक्शंस में हीट कहाँ कहाँ है, किस किस नाम से है, वो हमें सब इस पार्ट के अंदर पढ़ना है। इसको हम कल शुरू करेंगे, कल के लेक्चर से। आइए बात समझें। इस लेक्चर में आपको कोई दिक्कत हो तो मुझे क्या करना है भाई, कमेंट करना है, ठीक है। कल मिलते हैं थर्मोकेमिस्ट्री के साथ।